हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बाबू मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 10वां नंबर चैप्टर। चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अधिनायक, और इसके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि कोई भी चैप्टर यदि हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी सब्जेक्ट में तो उसे 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? काव्य खंड में कोई भी चैप्टर या गद्य खंड में पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं बाबू कवि परिचय पर। तो आज का वीडियो जो है वो कवि परिचय पर रहेगा, यानी रघुवीर सहाय के बारे में हम लोग यहां से पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में रहता है संपूर्ण हिंदी अर्थ, और तीसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। यानी कोई भी चैप्टर यदि आप शुरुआत करते हैं तो उसको आप तीनों वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अधिनायक यह चैप्टर पढ़ रहे हैं। अधि मतलब दूसरे का अधीन होना, ठीक है। नायक मतलब हीरो, यानी कि दूसरे का अधीन रघुवीर सहाय जी इसके हैं कवि, और इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ गए ना? तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है प्यारे बच्चों। अगर आपका लक्ष्य है 95 प्लस का आप रख लिए हैं तो लक्ष्य को पार करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए आपको हर एक चीज पढ़ना आवश्यक होता है। क्योंकि एक टॉपर स्टूडेंट्स हर चीज पढ़ते हैं तभी उनका मार्क्स बेहतरीन आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हिंदी में आप सभी मेरे से हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आप गोल सेट कर लीजिए। जो नए बच्चे आए हैं जो गोल सेट नहीं किए हैं वो 95 का आप गोल सेट कर लीजिए। 95 का लक्ष्य बनाइएगा, तभी आपको 90 प्लस नंबर जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स 2026 में जो होने वाला है उसमें आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ये सब चीज आप लोगों को मोटिवेट के लिए मैं हर एक चीज बताते रहता हूं। ठीक है, चैप्टर समझ गए ना? अधिनायक, अधिनायक के जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय। याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि अधिनायक के कवि कौन है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो रघुवीर सहाय। ठीक है, यही है बाबू रघुवीर सहाय जी, इन्हीं के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था? 1929। कब हुआ था? 1929 में इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। 9 देखिए, 9 तारीख है और लास्ट में भी देखने को मिलेगा 1929। 9 है ना, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 12वां महीना, ठीक है, यानी लास्ट में 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था रघुवीर सहाय जी का। उसके बाद निधन की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इनका निधन हुआ था 30 दिसंबर, यानी कि वही महीना में लास्ट में 30 दिसंबर 1990। कब हुआ था? 1990 में इनका निधन हो गया था। और ये जन्म स्थान लखनऊ यूपी के रहने वाले थे। कहां के कवि थे? यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ के ये रहने वाले थे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय। क्या है? इनके पिताजी का नाम हरदेव सहाय। वे पेशे से एक शिक्षक थे। क्या थे? हरदेव सहाय जी इनके पिताजी, वे एक शिक्षक थे। ठीक है, रघुवीर सहाय के पिताजी हरदेव सहाय, रघुवीर सहाय के पिताजी हरदेव सहाय वे एक शिक्षक थे, और वो लोग जो है यूपी के रहने वाले थे। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था प्यारे बच्चों। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 में इनका जन्म हो गया था, और 30 दिसंबर 1990 में इनका मृत्यु हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, छूटेगा। यहां हर एक चीज आप लोगों को पूरे बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। 4-5 ऑब्जेक्टिव यहां से निकल चुका है प्यारे बच्चों कि रघुवीर सहाय के पिताजी हरदेव सहाय। कहां जन्म हुआ था रघुवीर सहाय का? यूपी। कहां? यूपी में लखनऊ। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1929, मृत्यु 1990। ठीक है, इतना चीज आप लोगों को पूछा जाएगा। अधिनायक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग देख लेते हैं वो शिक्षा कहां से प्राप्त किए, यानी पढ़ाई किए थे तो कैसे शुरुआत किए प्यारे बच्चों? एमए किए। ठीक है, मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, एमए तक वो पढ़ाई किए। एमए देखिए अंग्रेजी सब्जेक्ट से। ठीक है, क्या किए? एमए किए, अंग्रेजी सब्जेक्ट उनका ऑनर था। वो कहां से किए? लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। ठीक है, यूपी में ही पढ़े, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही
वो एमए किए अंग्रेजी सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए, विशेष अभिरुचि, इनको जो है वो रुचि किसमें थी, कौन चीज करने में मन लगता था, वो उनको क्या पसंद था, तो संगीत सुनना, यानी कि गाना सुनना उनको अच्छा लगता था, और फिल्म देखना। तो सभी लोगों को वो चीज तो अच्छा लगता है, गाना सुनना जो है वो सभी लोगों को पसंद है, तो इनको भी पसंद था संगीत सुनना, यानी गाना सुनना, म्यूजिक, ठीक है। और जो है वो फिल्म देखना, प्यारे बच्चों, मूवी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, गतिविधि, गतिविधि में अपनी और समकालीन, ठीक है, अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी, क्या लिखा हुआ है, कौमुदी नामक, ठीक है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किया, ठीक है। ये जो किए थे वो केंद्र का स्थापना किए थे, ठीक है। कौन सा है, कौमुदी, कौमुदी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए सम्मान, इनको प्राइज क्या मिला था, ठीक है, इनको सम्मान क्या मिला था, तो लोग भूल गए हैं, क्या है, लोग भूल गए हैं पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी कि प्यारे बच्चों, इनको सम्मान में लोग भूल गए हैं जो वो लिखे थे, उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको सर, रघुवीर सहाय जी को, ठीक है। लोग भूल गए हैं किनके द्वारा लिखा गया है, रघुवीर सहाय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं कि लोग भूल गए हैं किनकी रचना है, प्यारे बच्चों, रघुवीर सहाय जी की रचना है। उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान मिला था, लोग भूल गए हैं जब वो लिखे थे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना, छूटेगा एक भी क्वेश्चन, पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ना है प्यारे बच्चों। आपके लिए मैं पूरा प्लेलिस्ट रेडी रखा हूं ताकि बच्चे लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। आपसे निवेदन है कि आपको हर रात 8 बजे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, या फिर प्रीमियर में आप सभी देख सकते हैं। यहां हर एक चीज आप लोगों को, हिंदी सब्जेक्ट रात 8 बजे, ठीक है, याद कर लेना है वो टाइम। उसके बाद देख लीजिए वृत्ति, देख लीजिए वृत्ति जो है इनके द्वारा क्या चीज किया गया है, क्या क्या वो लिखे हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले वो पत्रकारिता किए थे, क्या किए थे, पत्रकारिता वो किए थे। उसके बाद देखिए नवजीवन, नवजीवन लखनऊ से वो आरंभ कर दिए, यानी कि वो यूपी के रहने वाले थे, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था, लखनऊ में वो रहते थे, तो नवजीवन लखनऊ से आरंभ किए। फिर समाचार विभाग, समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली, फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता में वो काम किए, ठीक है। उसके बाद 1978 से 1982 तक दिनमान, ठीक है, दिनमान नामक जो है वो समाचार साहित्यिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक रहे थे, ठीक है। प्यारे बच्चों, पूछा जा सकता है कि प्रधान संपादक वो कौन से समाचार पत्रिका में रहे, तो नाम याद रखना है दिनमान, क्या रखना है, दिनमान। कब से कब तक, 1979 से लेकर 1982 तक, ठीक है। वो इतने वर्ष तक दिनमान नामक साहित्य पत्रिका था, उसमें वो प्रधान संपादक पर काम किए थे, ठीक है। भारतीय प्रेस परिषद, क्या है, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे, क्या रहे, भारतीय प्रेस परिषद के वो सदस्य भी रहे रघुवीर सहाय जी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनके बारे में जानते हैं कि कृतियां इनकी क्या है, ठीक है। कृतियां में वो क्या लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं, तो क्या क्या वो लिखे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कविता देखिए, कविता जो है वो दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए, ठीक है। दूसरा सप्तक अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें वो शामिल हुए, ठीक है, जो कवि के रूप में वो शामिल हुए, ठीक है। सीढ़ियों पर धूप में, क्या लिखे हैं, सीढ़ियों पर धूप में। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध, जो भी है इनका महत्वपूर्ण है, 3-4 है, याद कर लेना है प्यारे बच्चों। क्या क्या, दूसरा सप्तक में वो आए, कब सप्तक में, दूसरा सप्तक में, याद कर लेना है। सीढ़ियों पर धूप में किनकी रचना है, रघुवीर सहाय जी की। आत्महत्या के विरुद्ध में किनकी रचना है, रघुवीर सहाय जी की। हंसो हंसो जल्दी हंसो, क्या है, हंसो हंसो जल्दी हंसो किनके द्वारा लिखा गया है, रघुवीर सहाय जी की। लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना जी, तो आपको याद रख लेना है। कुछ पत्ते, क्या लिखा हुआ है, कुछ पत्ते
कुछ चिट्ठियां, ठीक है, वो भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद कहानियां देखिए क्या है, ठीक है, कहानियां में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सीढ़ियों पर धूप में वो क्या लिखे, वो कविता भी कहानी भी वो लिखते थे प्यारे बच्चों। सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये चीज, ठीक है। यौन निबंध में देखिए क्या है, सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उसके बाद क्या है, उबे हुए सुखी, उसके बाद क्या है, वे और नहीं होंगे, क्या है प्यारे बच्चों, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथास्थिति नहीं, इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी, इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी, उसके बाद संपूर्ण रचनावली वो 6 खंड में किए, पूरा रचनावली जो किए, संपूर्ण रचनावली वो 6 खंड में किए थे। कितने खंड में, 6 खंड में। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुए, ठीक है। राजकमल याद रखना है, वो 6 खंड जो वो था उनका रचनावली, वो राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। कहां से, नई दिल्ली से, ठीक है। ये चीज है प्यारे बच्चों, वो सब कुछ ज्यादा है नहीं, अच्छे से आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, नोट्स बना लेना है, वो हर चीज आप लोगों को यहां पर बतलाया गया है, ठीक है। यानी कि आपको इंपोर्टेंट क्या क्या है, इंपोर्टेंट यही है कि दिनमान जो है वो प्रधान संपादक रहे थे। दूसरा चीज है बाबू कि दूसरा सप्तक में वो शामिल हुए थे, वो कवि के रूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सब चीज जो है वो इंपोर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। 6 खंडों में एग्जाम्स में आएगा, कितने खंड, तो 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से वो प्रकाशित हुए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब पढ़ लेते हैं पाठ में क्या लिखा हुआ, वो चीज यहां पर बतलाया गया है, ठीक है। देखिए बाबू क्या लिखा हुआ, स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलीय संसदीय, ठीक है, संसदीय राजनीतिक तथा एक पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचना कर्म और पत्रकारिता अपना रूपाकार ग्रहण करते हैं। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं, जिनके रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहानियां भी लिखी है और वे अनेक कारणों से बहुमूल्य मानी जाती है। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्यिक से अनेक कृतियां का, विशेष रूप से नाट्य, कथा आदि विधाओं की कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जो उनके रचना कर्म का ही एक अनिवार्य अंग है। क्या है, एक अनिवार्य अंग है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि रघुवीर सहाय 6ठे दशक के प्रारंभ में ही अज्ञे द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में वो शामिल हुए थे प्यारे बच्चों, सामने आए थे कवि के रूप में। अज्ञे के सप्तकों और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि छायावाद आदि पिछड़े, ठीक है, छायावाद आदि पिछले काव्य आंदोलनों के बचे खुचे प्रभावों और संस्कारों से नए प्रयोगों द्वारा पूरी तरह से मुक्त होकर कविता की अग्रगति और विकास के लिए नई रचना भूमि, नई भाषा, मुहावरा और रचना तंत्र की सद उद्भावना, ठीक है, उद्भावना की शुरुआत हुई। सप्तकों और प्रयोगवाद के द्वारा वास्तविक अर्थों में समवेत रूप से नई कविता की पीठिका रची जा सकी तथा नए साहित्य चिंतन रचना उपक्रम की प्रस्तावना की जा सकी है। क्या है, प्रस्तावना की जा सकी है, कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। यही है कि रघुवीर सहाय जी 6ठे दशक के आरंभ में ही अज्ञे द्वारा संपादित जो था दूसरा सप्तक में वो शामिल हुए थे। दूसरा सप्तक में जो है वो कवि के रूप में वो आए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए दूसरा सप्तक के 7 कवियों में रघुवीर सहाय शामिल थे।
दूसरा सप्तक में 7 कवि थे, उसमें उनका नाम रघुवीर सहाय जी भी जो है एक कवि थे। उनकी कविता जो है रघुवीर सहाय जी की संवेदना 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 सरोकार वस्तु, ठीक है, विषय वस्तु अनुभव भाषा शिल्प आदि अनेक तलों पर अपने संकलन और व्यवहार में नई थी। उनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति कहानियों और उनकी पत्रकारिता में भी हुई। एक नया क्षितिज खुल पड़ा। निश्चित क्या है, निश्चय ही इस बड़ी युगांतकारी घटना में अनेक कवियों रचनाकारों की भूमिका थी। यह एक सामूहिक प्रयत्न था, पर इस सामूहिक प्रयत्न में रघुवीर सहाय बिना अगल बगल झांके अपनी सामूची क्षमता और ईमानदार संलग्न के साथ जुटे रहे। यह सिलसिला आगे तक चलता रहा और लगभग उनके रचना, ठीक है, उनके रचना दर्शन का अंग बन गया। ठीक है, ये चीज है प्यारे बच्चों, कुछ ज्यादा है नहीं, मात्र यही चीज इंपॉर्टेंट है कि 7, ठीक है, 7 कवियों में एक कवि रघुवीर सहाय जी जो थे, दूसरा सप्तक में ये सब आए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए रघुवीर सहाय की कविता ऊपर कथित और परिवेश में उलझकर और उसके प्रति अनुभूत सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया ये व्यक्त करते ही अपना औचित्य और सार्थकता हासिल करती है। कई बार यह प्रतिक्रिया निर्मम, तीखी और दाहक भी हो उठी है, पर ऐसा हरगिज नहीं होता कि इस निर्मता और दाहकता, ठीक है, दाहकता के लिए कवि अपनी पीठ ठोके, इसमें रस या सुख पाए, इसे अपनी वीर मुद्रा बना ले और दूसरे शब्दों में यह कवि कविता की आभूषण संपदा बन जाए। रघुवीर सहाय व्यंग कटाक्ष, क्या है, रघुवीर सहाय व्यंग, ठीक है, कटाक्ष, ठीक है, व्यंग करने का मतलब दूसरों पर कटाक्ष करना, दूसरों का जो गलती है वो निकालना। ठीक है, यानी अधिनायक चैप्टर में प्यारे बच्चों जो जन गण मन जो होता है राष्ट्रगान, उसमें अधिनायक शब्द आता है, तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है रघुवीर सहाय जी के द्वारा कि देश आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है देश में लोग हैं वो आजाद नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं, बड़े सार्थक उपयोग, किंतु उद्देश्य में नेतार्थ पर पीड़न का सुख नहीं होता। सच्ची रचनात्मक या कहे अर्थपूर्ण की सामाजिकता होती है। जातिवादी, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि विभाजनों पर टिकी हुई समाज संरचना, स्वार्थ दोहन, ठगी और पाखंड पर टिकी हुई राजनीतिक और संस्कृति को लेकर रघुवीर सहाय सतत सजग, ठीक है, रघुवीर सहाय सतत सजग और सचेत हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि जो जातिवादी, जो यहाँ का है जातिवादी, ठीक है, यानी जात, ठीक है, अलग अलग जात हो और ऊंच नीच हो, गरीब हो, अमीर हो, वो सब पर चीज जो है वो विभाजन कर समाज का संरचना जो है वो काटा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि उन्हें सौंदर्य से ज्यादा हमेशा ही सत्य की कवि कर्म क्या ध्यान लगता है, बल्कि यह कहना शायद अधिक उपयुक्त हो कि सच के साहसपूर्ण उद्घाटन, ठीक है, साहसपूर्ण उद्घाटन में ही उनके निकट सौंदर्य के लिए सूरत निकल पाती है। ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव में बदलते जाने को लाचारी में लगातार काइयां और धूर्त बनते जाते समाज के समानांतर रघुवीर सहाय को अपनी कविता की जमीन पैंतरे, ठीक है, पैंतरे और चरित्र बार बार बदलते रहने पड़े, और यह कवि की रचना यात्रा रही कभी थकने, जो है वो रचना यात्रा रही कभी थकने ना देने वाली, हमेशा चौकस। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह पाठ पढ़ रहे हैं तो यह पाठ में क्या है, क्या कवि कहना चाहते हैं रघुवीर सहाय जी
कि यह देश जो है प्यारे बच्चों अंग्रेज के द्वारा यह गुलाम था, देश जो है वो स्वतंत्र नहीं था। लेकिन जब देश जो स्वतंत्र हुआ, देश के लोग जो हैं वो अभी भी कष्ट में हैं, वो अभी भी स्वतंत्र नहीं है, वो खुलकर जी नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ का जो राजा है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सत्ताधारी वर्ग के लोग वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि किसी का जो है वो बात ही यहां पर नहीं चल रहा है, अपना जो है वही चीज यहां पर चला रहे हैं, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, देखिएगा क्या है कि यहां प्रस्तुत, अब जो है प्यारे बच्चों की यहां प्रस्तुत, ठीक है, यहां जो है वो प्रस्तुत कविता उनके आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध से यह कविता ली गई है। यह आत्महत्या का विरुद्ध यह कविता है, यह व्यंग कविता है। ठीक है, दूसरों पर कटाक्ष किया हुआ कविता है, नेता वर्ग के लोगों पर। ऐसी व्यंग कविता जिसमें हायस्त नहीं है, आजादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तीक्ष्ण कटाक्ष किया गया है। राष्ट्रगान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आजादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई भी कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पूछा जाएगा यह कविता कहां से ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। यह व्यंग कविता है, दूसरों पर कटाक्ष किया गया है, नेता वर्ग के लोगों पर। इसमें हंसी मजाक नहीं है। आजादी के बाद, आजाद जब भारत देश हुआ, जैसा हालत पहले था, आम आदमी का हालत उसी तरह है, सेम हालत है। आजादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तीक्ष्ण कटाक्ष किया गया है। राष्ट्रगान में जो निहित है अधिनायक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शब्द को लेकर व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आजादी हासिल होने के बाद, इतने वर्ष के बाद भी आम आदमी की हालत उसी प्रकार है जैसे पहले थी। कविता में हरचरना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या किया गया है, एक बालक है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम हरचरना यहां पर दिया हुआ है। इसी आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है हरचरना बालक। वह एक स्कूल जाने वाला क्या है, बदहाल विद्यार्थी है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत, ठीक है, विपरीत औपचारिकता व सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो अमीर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वो कहां पढ़ते हैं, सीबीएसई में, और सभी लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है हरचरना का। ठीक है, राष्ट्रगान होता है, स्कूल जाता है तो फटा हुआ पैंट पहन के जाता है जिसमें चिप्पी लगा होता है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों कि देश आजाद हो चुका है, लेकिन आम आदमी जो है, वो जो गरीब लोग है, उसको आजादी नहीं मिली है, उसको आजादी नहीं मिली है। बहुत कष्ट में लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं। और देश के जो वर्तमान में जिनके पास हाथ में गवर्नमेंट है, देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं जो लोग, जब देश आजाद हुआ, चाहे जो भी पार्टी देश के बाद आजाद हुए, जो भी रहे, ठीक है, चाहे मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, चाहे कोई भी पार्टी के जो भी व्यक्ति रहे या फिर कोई भी उनके पास जो है इतने ताकत है, लेकिन आम आदमी के पास कुछ भी ताकत नहीं है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। राष्ट्रीय, देखिएगा कि राष्ट्रीय त्योहार क्या है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है, दिन झंडा फहरा जाने के यानी कि जब झंडा फहरा रहा था उस समय, ठीक है, वह फटा सुथन्ना, ठीक है, फटा हुआ वह पैंट पहन के, फटा सुथना जो है वो कपड़ा पैंट पहन के वह जो बालक है वह स्कूल जाता है, पहने हुआ राष्ट्रगान दोहराता है, गाता है, जिसमें इस लोकतांत्रिकता व्यवस्था में भी ना जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। क्या है, गुणगान किया गया है। सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब दबाव दाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहे हैं। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है कि मानो इस सत्ताधारी
वर्ग की प्रच्छन्न लालसा हो, सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की है। अधिनायक जो शब्द है, देश आजाद हो चुका है लेकिन सभी लोगों को जो है वो आजादी नहीं मिली है। वह बालक जो है स्कूल जाता है, राष्ट्रगान होता है, फटा हुआ पैंट जिसमें चिप्पी लगा होता है वह पहन के जाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वह अभी वर्तमान में जो भी पार्टी के हों, ठीक है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जिनके पास वर्ग है, जिनके पास ताकत है, वही जो है जनतांत्रिक संविधान जो है उनके द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन देश का आर्थिक में बदलाव कुछ भी नहीं है, आम जनता में कुछ भी बदलाव जो है वो नहीं हुआ है। लास्ट में देखिए समाज में क्या लिखा हुआ है, रघुवीर सहाय जी बोल रहे हैं, क्या है जी, समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, समाज में दाढ़ी बनाकर जो है वो नहीं घूमता, कपड़े इस तरह से नहीं पहनता कि लोग कह उठे, लोग जो है वह कट उठे, वह देखो जो है वह देखो कभी आया। ठीक है, समाज में अच्छे से रहना पड़ता है और बात इस तरह से नहीं करता कि लोग परे हटकर अदब से बैठे, क्या है, अदब से बैठे, पर बात इस तरह जरूर करता हूं कि सिर्फ वे ही लोग दोबारा मिलना चाहें जो निर्भय है और बिना आकरण आदर दिखाए या आकरण आदर मांगे दोबारा मिल सकते हैं। क्या है बाबू, मिल सकते हैं, रघुवीर सहाय जी बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां से कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि अधिनायक चैप्टर में जो है वह यहां पर रघुवीर सहाय जी बोल रहे हैं कि देश आजाद हो चुका है लेकिन आम जनता में कुछ भी बदलाव नहीं आया है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं बाबू, ये दोनों नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप ये दोनों नंबर विद्यादायनी के नाम से सेव कर लीजिए। नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, 7667140322, 8292748995, ये दूसरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा कॉल भी कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे से सिर्फ स्टडी करते रहिए प्यारे बच्चों। कुछ भी समस्या है, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर जरूर बताइए। लेकिन सबसे पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो सके और अपना जो ये फैमिली है वो विद्यादायनी वो बहुत ज्यादा अच्छा हो पाए, बहुत ज्यादा बड़ा हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा, दूसरे वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जो है वो संपूर्ण अर्थ देखेंगे। ठीक है, सेकेंड वीडियो में हम लोग दूसरा में देखेंगे हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ, तीसरे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से आप लोग स्टडी करते रहिए, फुल सिलेबस यहां से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।